हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज चली हुई है मॉक टेस्ट 15 के लिए। सभी रेडी हो जाएं। मॉक टेस्ट 15 आज हमारा स्टार्ट होने वाला है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, आपके इसी सहयोग की मैं सराहना करती हूँ। ऐसे ही दोस्तों आप सहयोग देते रहें। और मॉक टेस्ट 15 के साथ आज हम जुड़ते हैं अपनी क्लास में। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। आपके क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है? भारत में लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आज हम देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा करेक्ट आंसर होगा। लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें और किसके नाम से जाना जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्हें सरदार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाली सरदार, सरदार भी कहा जाता है। और जो सरदार की उपाधि है, यह इन्हें बारडोली सत्याग्रह के दौरान किसानों ने दी थी। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना, बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह के दौरान ये सरदार की उपाधि जो दी थी, किसने दी थी? किसानों ने इन्हें दी थी। किसने दी थी? किसानों ने इन्हें दी थी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ लिया जा सकता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड दिल्ली, आगरा, कोलकाता या मुंबई? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन कोलकाता। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर जाना है सी, मुंबई में। तो आप जो टिक लगाएंगे, किस पर लगाएंगे? मुंबई पर लगाएंगे। आपका आंसर क्या रहेगा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन ग्रीनलैंड, डी ऑप्शन मोजाम्बिक। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये सैनिक स्कूल की क्लास चल रही है, आपके मॉक टेस्ट जितने भी हैं, ठीक है। और किन्हीं भी परीक्षा के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि मस्ट होता है रिवीजन। मस्ट होता है रिवीजन। जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड तो है, हम बता देते हैं क्या है, ग्रीनलैंड। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। जो आइलैंड है सबसे बड़ा वो है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप, आइलैंड यानी कि द्वीप, इसे द्वीप भी बोलते हैं। द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। इसका क्षेत्रफल जो है
लिख लेते हैं। $21,66,086। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है और वर्ग किलोमीटर में है, ये वर्ग किलोमीटर। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको यह ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह सबसे विशाल टुंड्रा और विशाल ग्लेशियरों में से एक है। ठीक है, और अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए, दूसरे नंबर पर आप बताएंगे, अगर पूछ लिया जाता है तो न्यू गिनी, तो न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये न्यू गिनी। इसका जो क्षेत्रफल है 7,85753 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 7,85,753। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और यह दो देशों को विभाजित करता है, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। अगर आपसे पूछा जाए कौन देश, दो देश हैं, यह दो देशों को 20 से विभाजित कर देता है। एक तो है आपका इंडोनेशिया, एक तो है आपका इंडोनेशिया और एक है पापुआ न्यू गिनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है, थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है तो नहीं होता है बताना है आपको। थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त नहीं होता है तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हवा और डी बायोगैस। डी बायोगैस क्या प्रयुक्त नहीं होता है बताना है। तो देखिए ये तीनों चीज़ जो ए बी और सी, ये तीनों प्रयुक्त होती हैं, तीनों प्रयुक्त होती हैं, ए बी और सी, कोयला जल हवा। बायोगैस प्रयुक्त नहीं होती है, बायोगैस प्रयुक्त नहीं होती है। जो थर्मल पावर स्टेशन है वो क्या होता है, ऐसी सुविधाएं होती हैं जो विभिन्न स्रोतों से ऊष्मा यानी ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करती हैं, बिजली बनाती हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन भी हो सकता है, परमाणु ईंधन भी हो सकता है, भूतापीय ऊर्जा भी शामिल है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से कोयला, पानी हवा, ठीक है, का उपयोग करके का उपयोग किया जाता है और बायोगैस का इसमें उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बायोगैस का उपयोग इसमें नहीं किया जाता क्योंकि कोयला जो है थर्मल पावर स्टेशन में क्या करेगा, कोयला क्या करेगा भाई, यहाँ पे कोयला जो होगा थर्मल पावर स्टेशन में कोयला जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाएगी जिससे पानी गर्म होकर भाप बनता है। फिर पानी की बात चलती है, पानी कोयला जलाकर उत्पन्न ऊष्मा से क्या करेंगे, पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है और टरबाइन को घुमाया जाता है। किसको घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। ठीक है, हवा क्या होती है, हवा कोयला जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बस बायोगैस की आवश्यकता नहीं होती है, बायोगैस नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो आपको पता होना चाहिए किससे बहती है, तो आप बता देंगे कि किससे नहीं बहती है। तो हम आज पता लगा लेते हैं किस राज्य से होकर बहती है, फिर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल तैयार।
आज देख लेते हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। और क्वेश्चन में पूछा गया नहीं बहती है तो गुजरात से नहीं बहती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग भाई आपको सोचना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन मधुमेह, डी ऑप्शन छोटी माता चिकन पॉक्स, सी ऑप्शन अल्जाइमर और डी ऑप्शन कैंसर। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मधुमेह जो डायबिटीज़ है ये क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। आप कट करते चले जाएंगे। और आपका कैंसर भी संक्रामक रोग नहीं है, अल्जाइमर भी संक्रामक रोग नहीं है। तो हमारा बचा कौन सा? छोटी माता चिकन पॉक्स। छोटी माता चिकन पॉक्स जिसे वेरिसेला जोस्टर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे वेरिसेला जोस्टर किसे कहा जाता है? वेरिसेला जोस्टर भी कहा जाता है छोटी माता को। ठीक है, तो हम इस तरह से कट करके अपने ऑप्शन सही से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार बताना है। समानता का अधिकार बताना है। 7वें क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होने वाला है, हम जो टिक करेंगे अपने आंसर को, हमारा आंसर रहेगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। संविधान का जो अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 12 की बात करें तो राज्यों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? राज्यों की परिभाषा दी गई है। राज्यों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान में भाग 3 में बताई गई है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 13 के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो कानून जो संविधान को प्रारंभ से पहले बनाए गए थे 13 में है। अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही गई है। अगर छुआछूत है, छुआछूत यानी कि कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए, समाप्त कर दो इसको। छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। हमारे राष्ट्रीय गान में कितना समय लगता है? हमारे राष्ट्रीय गान में कितना समय लगता है? आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शन 48, 48 सेकेंड, 52 सेकेंड, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 50 सेकेंड और डी ऑप्शन 55 सेकेंड। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है 8वें क्वेश्चन के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। द टाइम टेकन ओवर नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9। एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। एकमात्र प्रजाति है भाई जिसमें नर यानी मेल बच्चों को जन्म देते हैं। क्या डॉल्फिन है या व्हेल है या समुद्री घोड़ा है या कछुआ है? देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि एकमात्र प्रजाति है, तो हमारा जो आंसर रहेगा समुद्री घोड़े के साथ जाएंगे हम। समुद्री घोड़ा एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो क्या करेगी, सी हॉर्स बोलते हैं, ऐसी प्रजाति है नर बच्चे को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? नर को। यहाँ पर नर देते हैं जन्म बच्चे को, नर देते हैं जन्म बच्चे को। नर समुद्री घोड़ा अपनी एक विशेष थैली में एक निषेचित अंडों को तब तक रखते हैं जब तक वे फूट ना जाए। ठीक है, और नर समुद्री घोड़े की जो थैली होती है, निषेचित अंडे होते हैं जहाँ वे विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और जब बच्चे विकसित हो जाती हैं तो नर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो आपको पता लग गया कि ऐसी प्रजाति कौन सी है जहाँ पर नर
यानी मेल बच्चों को जन्म देते हैं समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। हमारे शरीर का अंग जिसमें लेंस लगा होता है, हमारे शरीर का अंग जिसमें लेंस लगा होता है, आपके इंग्लिश में भी दिए गए हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो इंग्लिश में भी पढ़ सकते। द ऑर्गन और बॉडी विच हैज़ द लेंस इज किडनी, हार्ट, आइज, ब्रेन। तो हमारा जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गुर्दा, बी ऑप्शन है हमारा हृदय, सी ऑप्शन है आँख, डी ऑप्शन है मस्तिष्क। हमारे शरीर का अंग जिसमें लेंस लगे होते हैं, क्या होता है आप सभी को पता है लेंस किस में लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं आपकी आइज में। किस में? आइज में। तो हम सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 11। क्वेश्चन नंबर 11, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी फूल और डी फूल की कली। तो जो लौंग होती है 11वें क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा, 11वें क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा फूल की कली। फूल की कली से लौंग पौधे के जो भाग है फूल की कली उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 12। ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ। ड्राई आइस, व्हाट इज द ड्राई आइस? तरल सल्फर डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तरल ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ड्राई आइस क्या है। क्या तरल सल्फर डाइऑक्साइड है 12वें क्वेश्चन के लिए, या आपका तरल ऑक्सीजन, या आपका तरल नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, तरल सल्फर डाइऑक्साइड, तरल ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तरल नाइट्रोजन भी नहीं होगा। हमारा जो सटीक आंसर रहेगा डी रहेगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कांच का मुख्य अवयव है। कांच का मुख्य अवयव है, आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन है बॉक्साइड, आपका बी ऑप्शन है एल्पस, सी ऑप्शन है सिलिका, डी ऑप्शन है सोडा एस। सोडा एस कांच का मुख्य अवयव है, कांच का मुख्य अवयव है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है कांच का मुख्य अवयव जो है क्या है? सिलिका। क्या है? सिलिका। तो हम जाएंगे सिलिका के साथ। सिलिका कांच का मुख्य अवयव है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे बोलेंगे SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे आमतौर पर सिलिका रेत के रूप में भी जाना जाता है। इसे सिलिका रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका रेत भी कहा जाता है। ठीक है। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, अगर पूछा जाने लगे Na2CO3, यह कांच को पिघलाने और उसे एक रूप बनाने में मदद करता है। कांच को पिघलाने में और उसे एक समान बनाने में क्या करता है? मदद करता है Na2CO3। और कैल्शियम कार्बोनेट, यह कांच को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह कांच को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल के लिए जानी जाती है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल के? तो आप सभी को पता है कि क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं होगा, तैराकी बिल्कुल नहीं होगा, तीरंदाजी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा भारोत्तोलक, भार उठाने के लिए जानी जाती है कर्णम मल्लेश्वरी। 14 के लिए ए आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है, वेट लिफ्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। थिंग्स टू लिव बिहाइंड, थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कणिका मुखर्जी, राम सूरी, नमिता गोखले या रीता चंद्र। 15 क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर जाने वाला है 15 के लिए सी जाएगा, क्योंकि हमारा सी जो है सटीक आंसर है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए
जो सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार है वो नमिता गोखले को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर 15 के लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। सर एडम्ड हिलेरी किस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? सर एडम्ड हिलेरी किस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है आपके परीक्षा के लिए, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और इसके जो डीपली समझाया जाता है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो वॉच करें। सर एडमंड हिलेरी किस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो जो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं 1952, 1953, 54, 55, 4 ऑप्शन है। 16वां क्वेश्चन, तो हमारा जो आंसर रहेगा बी रहेगा 1953। 16वें क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर। सर एडमंड हिलेरी जो पहुंचे थे 1953 में कहाँ पहुंचे थे? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। 29 मई की बात है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी, इन्होंने चढ़ाई कर दी थी। और दोनों जो थे एडमंड हिलेरी पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होने वाले पहले मानव बन गए थे। ठीक है, पहले मानव। 29 मई की बात है, 11:30 पर, 11:30 की बात है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा की भी बात कर लेते हैं, शेरपा तेंजिंग, इसकी भी बात करते हैं। ये इसका भी नाम आता है भाई, शेरपा तेंजिंग, शेरपा तेंजिंग। नॉर्वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले ज्ञात खोजकर्ता बने थे, जो समुद्र तल से जो इनकी ऊंचाई थी 29,035 मीटर फीट ऊपर ऊंचाई पर ये खड़े थे उस टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा जो आंसर रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा जो दिया था, किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा महात्मा गांधी रहेगा। क्या रहेगा? महात्मा गांधी। तो जो हमारा आंसर है डी टिक लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा, बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या वसा। तो बढ़ते बच्चों को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 18, सी आंसर इज द सटीक आंसर। सी आंसर जो है आपका बिल्कुल क्लियर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। बी ऑप्शन है भारत एक खोज या भारत की खोज। सी ऑप्शन सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। डी द ब्रोकन बिग। तो हमारा जो आंसर रहेगा 19 क्वेश्चन के लिए, महात्मा गांधी द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो रहेगी सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। इनमें से है आपके लिए जो ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, ये इनका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी एक आत्मकथा है, आप बता देंगे एक आत्मकथा है, क्योंकि ये अपने बारे में लिख रहे थे। इसमें एक आत्मकथा है, इसमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और विचारों का वर्णन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। ठीक है, ये इनकी थी। और भारत एक खोज तो आपको पता ही होगा, भारत एक खोज तो पीटी नेहरू की है, नेहरू जी की है, पीटी नेहरू की। और द ब्रोकन बिग्स नामक जो पुस्तक है, द ब्रोकन बिग्स जो तीसरी पुस्तक है, वो सरोजनी नायडू
वो है सरोजनी नायडू। कोई सी भी पूछ ले, आंसर सही जाना चाहिए, सरोजनी नायडू। आई होप इस क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 21 नहीं 20, सॉरी। क्वेश्चन रहेगा आपका 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्सव फसल नहीं है। बहुत बार पढ़ा चुकी मैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्सव फसल नहीं है। भाई ओणम तो मुझे लगता है, बिहू भी है, पोंगल भी है, तो हमारी जो उत्सव फसल नहीं है नवरोज नहीं है। नवरोज नहीं है, ये पारसी नववर्ष के रूप में माना जाता है। नवरोज जो है पारसी, आमतौर पर जो पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, पारसी नववर्ष के रूप में नवरोज मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 21, किस अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर लौटते समय विस्फोट हो गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए अटलांटिस, एडेवर, कोलंबिया या चैलेंजर। अब ये क्वेश्चन हो गया डाउट वाला, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो डाउट वाले दे दिए हैं, तो इस पे कॉमन नंबर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पर पृथ्वी पर जो लौटा था यान, लौटते समय हो गया था विस्फोट, तो कोलंबिया में भी हुआ था विस्फोट। ऑप्शन जो हमारा था, कोलंबिया में भी क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। और हमारे चैलेंजर में भी हुआ था भाई विस्फोट। किस में हुआ था, चैलेंजर में। देखिए तो ऑप्शन हो गए दोनों के दोनों गड़बड़, दोनों के दोनों क्या हो गए, गड़बड़। चैलेंजर भी है आंसर, कोलंबिया भी आंसर है। अब इनके सन बता दूं मैं आपको। ध्यान रखना है कि कोलंबिया में तो 2003 ताज़ा घटना है, ठीक है, और चैलेंजर का जो घटनाक्रम था 1986 की बात है। दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, इसमें 7 मर गए थे, 7 मर गए थे। इसमें जितने बैठे थे कोलंबिया में उतने मर गए थे, ठीक है। 2003 की दुर्घटना है। तो ये क्वेश्चन हो गया डाउटफुल, तो हमारा मिलना चाहिए इसमें कॉमन नंबर मिलना चाहिए सभी बच्चों को, तो इस पे मिलेगा आपको कॉमन नंबर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, दोनों यान थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शन इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या विजयलक्ष्मी पंडित। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए रहेगा मदर टेरेसा। 22 के लिए जो आंसर रहेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर रहेगा बी, मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी क्या थी ये तो आपको पता ही है, प्रथम प्रधानमंत्री थी। बार बार बताया जा रहा है जिससे आपके लर्न हो जाए, प्रथम प्रधानमंत्री थी भारत की। इंदिरा गांधी कौन थी, यही थी ना भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। मदर टेरेसा का आपको पता ही लग गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, प्रथम महिला। अब सरोजनी नायडू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, इसे भारत की कोकिला। अच्छा, लता मंगेशकर का भी नाम आता है इस तरह से, उसे स्वर कोकिला कहते हैं, पर लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। और सरोजनी नायडू भारत की कोकिला और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी ये ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ ले, नो डाउट आपका आंसर बिल्कुल सटीक रहना चाहिए। विजयलक्ष्मी पंडित स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन और आ सकता है, सुचेता कृपलानी तो पहली मुख्यमंत्री थी यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री ये यूपी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, इसके डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपकी स्क्रीन पर 23 ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा फूल, क्या रेफ्लेशिया है, क्या जैस्मिन है, क्या गुलाब वो गुब्बारा फूल है, या कैमेलिया फूल है। तो इसके लिए तो नो डाउट क्वेश्चन नंबर 23 का तो रटा आंसर है, रेफ्लेशिया जो है हमारा सटीक आंसर रहेगा, रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, मुंडका उपनिषद से, या सामवेद से, या सामवेद से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा मुंडका उपनिषद, या मुंडक उपनिषद भी कह सकते हैं। क्या रहेगा? मुंडक उपनिषद। हमारा जो आंसर रहेगा मुंडक उपनिषद रहेगा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि डाउट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 और कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? ए ऑप्शन रंग द्वारा, चेहरे द्वारा, बी ऑप्शन सी गंध द्वारा, डी ऊंचाई द्वारा। तो चींटियों का एक कमाल सुन लो आज। चींटियां अपने समूह में चींटियों को उनकी गंध के द्वारा पहचानती है। किसके द्वारा? गंध के। तो हमारा जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा सटीक आंसर सी, गंध के द्वारा। किसके द्वारा? गंध के द्वारा। ठीक है, वे अपना, इनके पास एक एंटीना होता है। क्या होता है चींटियों के पास? ये मान लिया चींटी है और इसके पास 2 एंटीने हैं। ये तुम्हारी चींटी है, इसके पास है एंटीने। ठीक है, गंध से समझ लेती है और अपने एंटीने से ये क्या करती है? गंध को समझती है और गंध को उसके समूह चींटियों के शरीर में एक विशिष्ट पैटर्न के रूप में पहचान लेती है। इनके पास भी एक पैटर्न होता है। तो भैया सीख लो, चींटियाँ भी कितना अच्छा वर्क कर रही हैं। और चींटियों में फेरोमोन नामक एक रासायनिक संकेत के माध्यम से भी महसूस कर सकती हैं। फेरोमोन लिख लो, फेरोमोन। चींटियां फेरोमोन नामक एक रासायनिक संकेतों के माध्यम से भी महसूस कर सकती हैं। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से। आशा करती हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे ही हमारे 20 मॉक टेस्ट सैनिक स्कूल के हो जाएंगे, हर फील्ड के लिए ये आवश्यक हैं आपके मॉक टेस्ट। ऐसे ही फिर हम अलग अलग क्लास मैथ की, ठीक है, और आपकी रीजनिंग वगैरह जो भी इसमें आते हैं सारे मॉक टेस्ट कराएंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आपको पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, जिससे कि आप सारे जो भी जीके का वर्क है, आपका जीके के क्वेश्चन है, जीके से संबंधित जितनी भी आपकी क्वायरी है वो सारी आपको समय से मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस पर जाकर आपसे नोट्स नोट कर लेना। नोट्स दे दिए जाते हैं वहाँ पर। ये मॉक टेस्ट भी आपको दे दिया जाएगा। आशा करती हूँ ऐसे ही बने रहें आप अपने कंपटीशन ऑलराउंडर पे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।